जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं एसएससी सीजीएल का फॉर्म जो है वो लिंक एक्टिवेट होने वाला है। 10 तारीख को डेट दे दी गई थी कि एसएससी सीजीएल का जो नोटिफिकेशन है वो 10 सितंबर को ऑन हो जाएगा। फिलहाल अभी ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन ये आज जल्द से जल्द, जितनी जल्दी हो सकेगा इसको कर दिया जाएगा। आज श्योर है कि इसका लिंक एक्टिवेट हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारी वेबसाइट पे, सरकारीजल.com पे और बहुत जगहों पे ये जो है शो होने लगा है। लिंक बस एक्टिवेट होने की देरी है। हम लोग देरी ना करते हुए एसएससी सीजीएल के पूरे पैटर्न को, सिलेबस को, पोस्ट या सैलरी क्या चीजें कैसे होती हैं, इन सबको अच्छे से समझते हैं, जिससे कि हम फॉर्म को जल्दी भर सके, अपने एग्जाम की प्रिपरेशन को एकदम फास्ट कर सके। तो आइए बात करते हैं यहाँ पर सबसे पहले पोस्ट की। कौन कौन सी इसमें पोस्ट होती है? तो भाई इसमें इतनी अच्छी पोस्ट होती है कि आप सोच भी नहीं सकते। जैसे कि पहली ही पोस्ट यहाँ पे मैंने लिखी हुई है, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर ग्रुप बी की आपको जॉब मिलेगी, और वो भी गेजेटेड ऑफिसर की होगी। असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर ग्रुप बी की, ये आपकी गेजेटेड ऑफिसर की जॉब होगी। फिर इनकम टैक्स, जहां पर सबसे ज्यादा बच्चे जो है इस चीज को प्रिफर करते हैं, इनकम टैक्स ऑफिसर की, ये ग्रुप सी की जॉब मानी जाती है। उसके बाद इनकम इंस्पेक्टर है सीजीएसटी एंड सेंट्रल एक्साइज में, एक्साइज इंस्पेक्टर जिसको आप बोलते हैं, ग्रुप सी में जॉब मिलेगी आपको। सब इंस्पेक्टर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन मतलब सीबीआई में आपको जो है इंस्पेक्टर की पोस्ट मिलती है, ग्रुप बी की जॉब है ये। इनकम इंस्पेक्टर पोस्ट डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ग्रुप, ग्रुप बी में यहाँ पे आपको जॉब मिलेगी। ऐसे ही आपको इंस्पेक्टर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स सीबीएन में, यहाँ पे ग्रुप बी में आपको जॉब मिलेगी। असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट इंडियन कोस्ट गार्ड ग्रुप बी में। इतनी बेहतरीन बेहतरीन जॉब है दोस्तों, आप मन से लगा करके अच्छे से मन से तैयारी करिए। आपको इनमें से कोई भी एक जॉब अगर मिल गई कि आपकी जिंदगी संवर जाएगी। इससे बढ़िया आपके लिए कुछ नहीं होगा, क्योंकि जो सीजीएल होता है, एसएससी सीजीएल जो आपका एग्जाम होता है, ये हर साल कंडक्ट होता है। और इसमें ये मान के चलिए कि 8 से 10 हजार वैकेंसी हर साल आती है एवरेज में। और इस बार हो सकता है ज्यादा है, क्योंकि अगले साल होने वाले हैं इलेक्शन। तो गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर है कि वो जॉब नहीं निकाल रहे, जॉब नहीं निकाल रहे। उसने एसएससी को बोल रखा है इस बार कि भाई जॉब होनी चाहिए, उसने अपने सारे ऑर्गेनाइजेशन को बोल रखा है। तो इसलिए आप जम के तैयारी करिए। इधर देखिए नेशनल इन्वेस्टिगेशन, ऐसे बहुत सारी आपकी जॉब है। एनआईए में आपको जो है एजेंट बनने का मौका मिलेगा, आईबी में, और बहुत सारी होम मिनिस्ट्री में काम करने का मौका मिलेगा। ऑडिट ऑफिसर का काम आपको मिलेगा, जो सरकार का पूरा लेखा जोखा होता है। बात करें अगर आगे हम लोग यहाँ पर एजुकेशन, यहाँ पर क्राइटेरिया क्या होगा, तो बैचलर डिग्री फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी आपसे मांगा जाएगा। और अभी जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा इसका, आज वहां पर लिंक पे आएगा, मैं आपको ये भी बता दूंगा कि कहाँ से कब तक की एज ली गई है उसमें। ओके, वो हो सकता है आपका जुलाई या जून से या सितंबर से नवंबर से ही वो आपको जो है एज के लिए बोले। तो जैसे ही आएगा वो भी मैं बता दूंगा कि कब आपकी डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए, कब आपका एज कंप्लीट होनी चाहिए। फिलहाल किसी भी स्ट्रीम से आप बस को आप बैचलर डिग्री पास किए हो, चाहे आप बीए किए हो, चाहे आप बीएससी किए हो, ओके, चाहे आप बीटेक किए हो, जो भी आप किए हो, इससे कोई मतलब नहीं, बस आप पास आउट होने चाहिए जो भी उन्होंने डेट दी है उसके पहले। बात करें एज की, तो यहाँ पर एज वेरियस टाइप की है। कुछ पोस्ट में जैसे ऑडिटर ऑफिसर की है, तो वहां पर कुछ ऐसी पोस्ट है जहां पर 18 से 27 साल तक की एज दी गई है। कुछ पोस्ट है जहां पर 20 से 30 साल की दी गई है, और कुछ पोस्ट है जहां पर 18 से 30 साल की पोस्ट दी गई है। आप जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा, उसमें मैं नोटिफिकेशन लिंक में डाल दूंगा, आप लोग उसको देख लेना है, दूसरे फिर से मैं वीडियो बना दूंगा। बात करें अगर टीयर वन के एग्जाम के लिए, तो टीयर इन वन का जो एग्जाम होता है वहां पर आपको 4 सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे। पहला जो सब्जेक्ट आपका आएगा 25 नंबर ऑफ क्वेश्चन का रीजनिंग का आपका आएगा। और उसके बाद अगला जो आपका सेक्शन होता है वो जनरल अवेयरनेस मतलब जीए, ठीक है, जीएस वगैरह का, जीके का होता है, इसको आप जीके जीएस कहते हो। ठीक है, जीके जीएस का आपका जो है ये पेपर होगा आपका। उसमें आपके 25 क्वेश्चन होंगे, इसमें भी 25 क्वेश्चन। क्वांटिटिव एप्टीट्यूड मतलब इसको मैथ कहते हो आप, इसको आप मैथ कहते हो। तो इसमें भी 25 क्वेश्चन, इंग्लिश लैंग्वेज में भी 25 क्वेश्चन, मतलब टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 100 होते हैं। और मैक्सिमम टाइम जो दिया जाता है वो 60 मिनट दिया जाता है। इसी 60 मिनट में आपको ये पूरे 100 क्वेश्चन करने होते हैं। इसमें कोई सेक्शनल टाइमिंग नहीं होती है। चाहे आप 10 मिनट में रीजनिंग सॉल्व करके अगले जंप कर जाओ, चाहे आप 5 मिनट में जनरल अवेयरनेस सॉल्व करके अगले उसमें सेक्शन में बढ़ जाओ, और आप कभी भी इस 60 मिनट के दौरान
आप चाहे पहले क्वेश्चन पे आ सकते हो, कभी आप 100 नंबर क्वेश्चन पे कभी भी जा सकते हो 60 मिनट के दौरान। आप फिर से आपने पहला क्वेश्चन अगर गलत किया, सही किया, आपको ऐसा लगता है या स्किप कर दिया, छोड़ दिया है, नहीं अटेम्प्ट किया, आप फिर से आ सकते हो लास्ट में। तो यहाँ पे सेक्शनल टाइमिंग नहीं है, जब मन करे आप 60 मिनट के अंदर चाहे जिस क्वेश्चन पे आप जंप करें। और बात करें मैक्सिमम मार्क्स की, तो हर एक क्वेश्चन पे आपको 2 नंबर अलॉट किया जाता है, तो इसलिए आपको डबल नंबर जो है हो जाते हैं। और यहाँ पर 50 50 50 टोटल आपको 200 मार्क्स अलॉट किए जाते हैं। तो दोस्तों बात करें अगर नेगेटिव मार्किंग, यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होती है, जैसे आपको एक क्वेश्चन पे 2 नंबर दिया जा रहा है, तो वैसे ही आपको जैसे एक क्वेश्चन पे आपको 2 नंबर दिया जा रहा है, ठीक है, 2 मार्क्स आपको अलॉट किए जा रहे हैं, तो आपसे 2 नंबर पे 2 नंबर का 1/4 आपका नेगेटिव मार्किंग भी रहेगा। तो 1/4 कितना हो जाएगा, 1/4 आपका हो जाएगा 0.5, 0.5 कटेगा, मतलब 1/4 ही कटता है, क्योंकि नंबर डबल दे रहे हैं तो डबल नेगेटिव मार्किंग भी होगी। तो इसमें घबराइएगा नहीं कि 0.5 कटता है, भाई नंबर भी तो आपको इसी हिसाब से दे रहे हैं, जब डबल नंबर दे डबल नेगेटिव मार्किंग भी होगी। ओके, ये 1/4 वाला ही क्राइटेरिया है, ठीक है, 1/4 ही नंबर आपके कटेंगे माइनस मार्किंग में। चलिए आगे बढ़ते हैं टीयर 2 में। तो टीयर 2 में यहाँ पे कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होती है, तो मैं आज उसको अच्छे से क्लियर कर देता हूँ, अच्छे से आप समझ लीजिए। एक फॉर्म भरने से पहले ये बहुत जरूरी है कि आपको कैसे भरना है। तो देखिए कुछ पोस्ट आपकी होंगी जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर की, जिसको आप कहते हो जेएसओ, और कुछ होंगी आपकी अकाउंट ऑफिसर की। अगर आप अकाउंट ऑफिसर की या जेएसओ की पोस्ट भरते हो, इन दोनों में से कुछ भी, तो आप याद रखिएगा, आपको अगर जेएसओ का फॉर्म भरोगे तो आपको 1 2 3 पेपर देना पड़ेगा मेंस में। ओके, और अगर आप अकाउंट ऑफिसर का फॉर्म भरते हो तो आपको 3 पेपर देने पड़ेंगे, 1 2 और ये वाला 3। ओके, ऐसे आपको 3 पेपर देना पड़ेगा। और अगर आप अदर देन इन पोस्ट को भरते हो तो वहां पर आपको केवल क्वांट और केवल इंग्लिश का एग्जाम देना पड़ेगा। आई बात समझ में? मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दे रहा हूं कि अगर आप जेएसओ का जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर का फॉर्म भरते हो, आप वहां पे पोस्ट के लिए दिया रहेगा कौन सी पोस्ट आप भर रहे हो, मैं बता दूंगा जैसे लिंक एक्टिवेट होगा कैसे फॉर्म भरना है, आपको ये सब सारी डिटेल भी बता दूंगा। अभी फिलहाल आप सिलेबस देख लीजिए। तो जेएसओ का अगर आप फॉर्म भरोगे तो आपको पेपर 1 पेपर 2 और पेपर 3, आपको 3 पेपर देने पड़ेंगे। ओके, और बात करें अगर आप अकाउंट ऑफिसर का फॉर्म भरते हो तो उसमें आपको पेपर 1 पेपर 2 और पेपर 4 आपको जो है मेंस में देना पड़ेगा एग्जाम। और अदर देन अगर इनके भरते हो, जैसे आपने ऑडिटर ऑफिसर का भरा, आपने इनकम टैक्स ऑफिसर का भरा, एक्साइज इंस्पेक्टर का, एनआईए का, ऐसे कुछ भरा, तो वहां पे आपको केवल 2, कौन कौन से, क्वांट का और इंग्लिश का एग्जाम देना पड़ेगा। आगे बात समझ में? अब आगे बढ़ते, नंबर ऑफ क्वेश्चन दिए गए हैं। अगर आप क्वांट का एग्जाम देते हो तो 100 क्वेश्चन, 200 मार्क्स टोटल रहेंगे, मैक्सिमम मार्क्स आपके रहेंगे। जो मैक्सिमम टाइमिंग आपको दी जाएगी वो 2 आवर्स की रहेगी, मतलब 120 मिनट की। इंग्लिश में 200 क्वेश्चन रहेंगे, हर एक क्वेश्चन पे 1 नंबर मिलेगा, मतलब ये मैक्सिमम मार्क्स आपका 200 का हो जाएगा, ये आपका टोटल 2 आवर्स का मतलब 120 मिनट का। सेम ऐसे स्टैट्स में भी आपके रहेंगे 100 क्वेश्चन, 200 मैक्सिमम मार्क्स 2 आवर्स के लिए। और जनरल स्टडीज में 100 क्वेश्चन, मैक्सिमम मार्क्स आपके 200 के, और यहाँ पर भी 2 घंटे आपको टाइम दिया जाता है। तो यहाँ पर आपको पूरा नेगेटिव मार्किंग के बारे में बताया गया है, कैसे आपको क्या करना है, जो मैंने पीछे आपको बताया, इसको आप वीडियो पॉज करके अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ये आपका जो है एसएससी की वेबसाइट से यहाँ पर ये लिखा गया है, मैंने अपने तरफ से नहीं लिखा है, उसी को मैंने कॉपी पेस्ट किया। तो आप अच्छे से इसको समझ लीजिए कि जो लिखा गया है यहाँ पे एकदम विदाउट एनी डाउट ये चीजें एकदम सही है। आप इसको वीडियो को पॉज करके अच्छे से पढ़ लीजिए क्या कहा गया है, ना समझ में आए तो आपको लिंक करिएगा, मैं बताऊंगा। नेक्स्ट आपका टीयर 3 का पेपर। दोस्तों जैसे पहले होता था टीयर 1 क्वालिफाई आप करते थे तो टीयर 2 होता था, वैसे अभी भी है, टीयर 1 क्वालिफाई करने में टीयर 2 होता है। फिर आप पहले क्या करते थे, टीयर 1 क्वालिफाई करने के बाद टीयर 2 होता था, फिर जब टीयर 2 क्वालिफाई करते थे तब टीयर 3 के लिए आपका एडमिट कार्ड दिया जाता था कुछ महीने बाद। लेकिन अब ऐसा नहीं है, टीयर 1 क्वालिफाई करने के बाद ही दोनों एडमिट कार्ड आपके जारी कर दिए जाते हैं। और मेंस में मतलब टीयर 2, जो आपका टीयर 2 होता है ये, और टीयर 3 जहां पे आपका डिस्क्रिप्टिव होगा, अभी आगे बताते हैं। टीयर 2 जहां पे आपको होता है मैथ और इंग्लिश के 100 100 200 क्वेश्चन के पेपर होंगे, तो ये आपका जारी होगा। इधर इसका एग्जाम हो जाएगा, उसी के हफ्ते भर बाद इसका भी एग्जाम आपसे करा लिया जाएगा। अभी इसमें आप पास है कि नहीं पास है टीयर 2 में, इससे मतलब नहीं है,
इसको भी आपसे आफ्टर 1 वीक आपसे करा लेंगे। हफ्ते 10 दिन के अंदर आपका ये हो जाएगा। आफ्टर 1 वीक आपका जो है ये भी ऐसे लेटर राइटिंग का जो पेपर है वो भी आपका जो है हो जाएगा। ये आपका ऐसे होता है, लेटर राइटिंग होता है, इसमें आपसे जो है करवा लेंगे। ओके। पहले होता था कि पहले जब आप टीयर 2 क्वालिफाई कर ले जाते तब आपका होता है, लेकिन अभी नहीं, अभी जो है टाइम बचाने के लिए टीयर 2 के साथ साथ टीयर 3 भी हो जाता है, लेकिन गैप रहेगा कितने दिनों का, लगभग 10 दिन का जो है, 10 डेज का आपका गैप रहेगा इसमें। अब बात करें टीयर 3 का डिस्क्रिप्टिव का जो पेपर होता है उसका सिलेबस क्या है। तो डिस्क्रिप्टिव का जो पेपर है ये आपका पेन एंड पेपर मोड होगा, मतलब आपको जो है अपने साथ आप पेन लेके जा सकते हैं और पेपर वहां पे आपको एक बुकलेट मिलेगी। नहीं भी पेन लेके जाते तो फिलहाल वहां पे आपको पेन दे दी जाएगी। आप कोशिश करिएगा अपने साथ जो है ब्लू या ब्लैक जो है डॉट पेन लेके जाइएगा, कम से कम 2 या 3 4 जितनी भी लेके जा सकते हैं। आप 2 3 पेन अपने साथ रखिएगा जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। बात अगर करें स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की, तो ये डिस्क्रिप्टिव पेपर है, इंग्लिश में या हिंदी में होगा, केवल 2 लैंग्वेज में होगा ये। ओके। मैक्सिमम मार्क्स देख लेते हैं, चीजों को अच्छे से समझ लेते हैं। या तो आपका ऐसे या लेटर पूछा जाएगा जो कि 50-50 मार्क्स का रहेगा, टोटल मैक्सिमम मार्क्स आपके 100 हो जाएंगे। या तो ऐसे या फिर प्रेसिस राइटिंग आपसे पूछी जाएगी, वो भी आपकी 50-50 नंबर की होगी। या फिर आपसे लेटर या प्रेसिस राइटिंग आपसे पूछी जाएगी जो कि आपका 50-50 मार्क्स का रहेगा। मतलब टोटल 100 नंबर ही आपको दिए जाएंगे, 50-50 क्वेश्चन के रहते हैं। ओके, 50-50 नंबर के आपके ये क्वेश्चन रहते हैं। टाइम जो आपको दिया जाता है बहुत ही आराम से आप इसको कर सकते हैं। देख रहे हैं आपके पास 1 घंटे का टाइम, 60 मिनट का टाइम है। चाहे आप आराम से आप इसको जो है आधे घंटे में आप सॉल्व कर सकते हो। बैंकिंग वाले स्टूडेंट को तो केवल आधे घंटे दिए जाते हैं, आधे घंटे में यही सेम चीज कर लेते हैं। आप इस बहुत अच्छा आराम से आप लिखिएगा, पूरा फॉर्मेट में बता दूंगा कैसे बुकलेट मिलती है, कैसे क्या चीजें होती हैं। पहले आप प्री और मेंस के लिए जो है तैयारी आप जम के करिए, बाकी मैं डिस्क्रिप्टिव आपको जो है वीडियो बना करके आपको सेंड कर दूंगा। यहाँ पे इस चीज के बारे में बताया गया है। फिलहाल मैं आपको अच्छे से डिटेल में बताऊंगा। टीयर 3 विल हैव टू बी रिटन आइदर इन हिंदी और इंग्लिश, हिंदी या इंग्लिश में लिखा जाएगा, जो कि मैंने आपको बताया। पार्ट पेपर इन हिंदी और पार्ट इन इंग्लिश विल बी अवॉर्डेड 0, मतलब कि कुछ पार्ट अगर आपने हिंदी में लिखा, कुछ पार्ट अगर आपने ऐसे में इंग्लिश से लिखा, या पेपर अगर आपने ऐसे हिंदी में लिखा और लेटर इंग्लिश में लिखा, तुरंत आपको 0 मार्क्स दिए जाएंगे, मतलब आप फेल हो जाओगे। ये सब सारी चीजें हैं। ये सब जैसे कि यहाँ पे लिखा गया, कैंडिडेट मस्ट राइट द करेक्ट रोल नंबर एट द प्रिस्क्राइब्ड प्लेस, अपना करेक्ट रोल नंबर भरना है, ये सब सारी चीजें करना है। और बोला गया कि अगर आपने अपनी कोई भी, कैंडिडेट मस्ट नॉट राइट, अपना जो है कोई भी पर्सनल आइडेंटिटी, जैसे अपना नेम नहीं लिखना है, अपना रोल नंबर बीच में नहीं लिखना, केवल स्टार्टिंग में आपको केवल लिख देना है बस, जहां बोला गया है। मोबाइल नंबर आपको नहीं लिखना है, एड्रेस वगैरह नहीं लिखना है। अगर ऐसा कुछ भी आपने लिखा तो आप यहाँ पे क्या दिए दिए जाओगे, ट्रीटेड एज अनफेयर, मीन्स मतलब यूएफएम लग जाएगा। एंड सच कैंडिडेट विल बी अवॉर्डेड 0 मार्क्स एंड देयर कैंडिडेट विल बी रिजेक्टेड, मतलब फेल कर दिए जाओगे। तो इन सब चीजों के बारे में हम आपको डिटेल में बताएंगे कि यूएफएम आखिर कैसे कैसे किस कंडीशन में लगता है जब आप जाओगे ये पेपर देने तब। टीयर आपका 4 होगा यहाँ पर। अभी आपको बस टीयर, अगर हम बात करें तो टीयर 1 एंड टीयर 2 आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। जहां पर अगर जिस बच्चे ने बाजी मार ली, अच्छा स्कोर कर लिया, उसके बाद आपको बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती है। यहाँ पे मैक्सिमम आपका हो जाना चाहिए, बस याद रखिएगा। ओके। उसके बाद आपका एस्से राइटिंग होता है 100 मार्क्स का, वो आप कर ले जाओगे, मैं आपको बता दूंगा 60 70 80 इतना आप मैक्सिमम 60 to 80 अगर आपका आ गया बीच में तो बहुत ही बढ़िया है। उससे नीचे अगर आएगा तो भाई थोड़ा सा खतरा होगा ऐसे लेटर राइटिंग में। और अगर बात करें टीयर 4 स्किल टेस्ट की, तो ये आपका जो है क्वालिफाइंग नेचर का बस स्कोर होता है। इसमें टाइपिंग वगैरह थोड़ी बहुत जो भी कराई जाती है, प्रोफिशिएंसी टेस्ट कराया जाता है, बहुत ही नॉर्मल होता है। बड़े आराम से आप 1 महीने के अंदर सीख सकते हो। ओके। ये आपका बड़े आराम से स्किल टेस्ट हो जाएगा, टाइपिंग टेस्ट, पीपीटी बनवाना, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो भी होता है, और एमएस वर्ड पे काम कराना, ये सब चीजें होती हैं। आपका इन तीनों का नंबर आपस में जुड़ता है, टीयर 1 टीयर 2 टीयर 3 का। आप जुड़ करके उसके बाद आपकी फाइनल मेरिट बनेगी। यही 3 आपके मेन होते हैं, और उसके बाद ये आपका क्वालिफाइंग नेचर होता है। इसको आप जो है आराम से जो है कर सकते हो। आपका जब टीयर 3 हो जाएगा या लेटर राइटिंग, तो उसके लगभग 2 या 3 महीने बाद ये कराया जाता है। फिलहाल आप ये मत सोचिए 2 3 महीने बाद, जैसे ही आपका यस से लेटर राइटिंग वाला डिस्क्रिप्टिव एग्जाम हो जाता है, आप तैयारी कर देना। 1 2 महीने जा करके किसी साइबर कैफे पे या घर पे ही आराम से इन चीजों को आप सीख लीजिए। कोशिश करिए कि साइबर कैफे में जा करके कैसे पीपीटी बनती है, कैसे एमएस वर्ड पे काम करते हैं, कैसे एक्सेल सीट बनती है, ये सब चीजें आपकी रहेंगी। मैं फिर से बता देता हूँ, पीपीटी बनाना आना चाहिए आपको यहाँ पर।
आपको MS वर्ड पे काम करना आना चाहिए, नॉर्मल, बहुत ज्यादा नहीं। ओके, और आपको जो है एक्सेल पे थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, एक्सेल पे थोड़ा सा काम करना आना चाहिए। उसके लिए मैं वीडियो मैं बनाऊंगा और उसको आपको बता दूंगा क्या क्या कैसे कैसे पूछा जाता है, ये हो जाएगा। और थोड़ा बहुत नॉर्मल टाइपिंग आपसे पूछेंगे बस, लगभग मान के लो 25 वर्ड पर मिनट आपसे इंग्लिश में आपसे पूछी जाएगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें सैलरी की, तो सैलरी यहाँ पर बहुत ही लुक्रेटिव ऑफर होता है आपके पास, लुक्रेटिव सैलरी मिलती है, बहुत ही बढ़िया सैलरी मिलती है यहाँ पर। जैसे सब बच्चे, बहुत सारे बच्चे इनकम टैक्स ऑफिसर की सैलरी अक्सर मुझसे पूछते हैं, तो ये रही, मैंने डिटेल यहाँ पे दे दी है सैलरी डिटेल की। पे स्केल जो होता है आपका, ये इतना होता है, इसके बीच में 44,900 से लेकर 1,42,400 के बीच में होता है। ग्रेड पे जो आपका होता है वो 4600 होता है। बेसिक पे आपका जो होता है वो 44,900 रुपए होता है। HRA वगैरह जो होता है, हाउस रेंट अलाउंस जो आपका होता है, तो ये सिटी के अकॉर्डिंग वो डिपेंड करता है। जैसे एक्स सिटी है, मतलब बढ़िया सिटी जैसे दिल्ली वगैरह हो गई अगर आपकी, तो 24% के आसपास मिलेगा। वहीं पे अगर जैसे लखनऊ वगैरह की अगर आपकी सिटी हो गई, तो यहाँ पर 7,000 आपको अलाउंस मिलेगा। जैसे आप 10,000 मिला, यहाँ 7,000 मिलेगा। अगर जेड सिटी आ गई, इससे भी छोटी, जैसे आपका बलिया हो गया या कोई और सिटी हो गई, तो वहां पर फिर आपको जो है ये 3,000 3,500 के आसपास मिलेगा। DA की अगर हम लोग बात करें, तो DA आपको टोटल जो है आपका DNS मतलब महंगाई जो भत्ता मिलता है वो 28% फिक्स है आपका, वो आपको 12,000 12,500 समथिंग इतना मिलेगा। ट्रैवल अलाउंस आपको डिपेंड करता है आप किस सिटी पे कौन सी जगह पे जा रहे हो, तो 3600 रुपए आपको जो है सिटी में मिलता है, जैसे लखनऊ गए, कानपुर गए, नागपुर गए, और प्लेसेस, अदर प्लेसेस पे आपको 1800 रुपए, मतलब उसका आधा मिलेगा। ग्रॉस सैलरी जो बन करके आती है एक्स सिटी वालों की, वो 71,848 बन के आ रही है। और वाई सिटी वालों की जो सैलरी वो 66,456 आ रही है। मतलब यहाँ पे 71,000 के आसपास, 72,000 कह सकते हो, यहाँ पे 66,000, और यहाँ पर 63 के आसपास आपकी जो है सैलरी आपकी बन रही है। इतनी बढ़िया लुक्रेटिव ऑफर्स होते हैं। अगर हम बात करें सबसे अच्छी सैलरी कहाँ मिलती है, तो जो ऑडिट सेक्शन ऑफिसर होते हैं, ऑडिट ऑफिसर होते हैं, इन सब में आपकी जो है असिस्टेंट ऑफिसर में, इसमें बस इससे 5,000 ज्यादा आपकी बनेगी। और जैसे बात करें ऑडिटर की, तो ऑडिटर की जो आपकी होती है, जो सबसे कम माना जाता है यहाँ पर, इसकी सैलरी की शुरुआत आपकी मान के चलो कि 40,000 से लेकर, ओके, इसकी सैलरी जो है आपकी 40,000 से लेकर 50,000 के बीच में होती है। और अगर हम बात करें ऐसे ही बाकी सबकी, तो चाहे इनकम टैक्स ऑफिसर हो, चाहे आपका NIA में हो, ओके, इनकम टैक्स ऑफिसर हो गया, या फिर CBI में हो गया आपका, ओके, CBI ऑफिसर हो गया, या फिर आपका JSO हो गया, या आपका जो है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर हो गया, ओके, इन सब में, तो इसमें आपका लगभग ये मान के चलो 60 70 के आसपास मान चलो, मैं राउंड अबाउट बता देता हूँ, जैसे मतलब आपका सेम इनकम टैक्स ऑफिसर का है, वैसे ही लगभग इसका भी है। CBI में भी लगभग आपको 70,000 से आपकी स्टार्टिंग होगी, और आगे चल करके आप और भी प्रमोशन जल्दी से जल्दी होता है। इसकी सैलरी जो है लगभग आप ये मान के लो कि 56 से लेकर के 62 के आसपास वेरी करती है आपकी JSO की। और ASO की आपकी सैलरी जो है लगभग ये मान चलिए 75,000 के आसपास इसकी सैलरी होती है। ये सैलरी आपकी 75 के आसपास आपकी वेरी करेगी, सबसे ज्यादा सैलरी आपको इसी में मिलती है। ओके, फिलहाल थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, इससे और भी आपके पहचान के जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी आपको जो है ये चीजें मिले। और मैं आपको ऐसे वीडियोस बनाता रहूंगा। आपको जैसे ही इसकी आज जो है नोटिफिकेशन ऑन हो जाएगा, मैं आपको एज के बारे में, कब से एज ली गई है, और सारी चीजें, मैं पूरा सिलेबस की इंग्लिश में क्या क्या क्वेश्चन कैसे आते हैं, प्रीवियस क्वेश्चन, ये सारी चीजों को जो है हम लोग डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।